हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का हम मॉडल पेपर बीए बीएससी होम साइंस 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट स्टूडेंट, और ये आप लोगों का मॉडल पेपर कौन सा है? आप लोगों का मॉडल पेपर या पार्ट कौन सा है? 7 है। ये आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर 2025 के अकॉर्डिंग हमने जो है प्रश्नों का करेक्शन किया है स्टूडेंट। पेपर का नाम क्या है आपका? तो आहार की एवं उपचारात्मक पोषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायटेटिक्स एंड थेरेप्टिक न्यूट्रिशन। ये आप लोगों का क्या है? 6 सेमेस्टर का पहला पेपर है। दूसरे पेपर सेकंड पेपर का जो है, सेकंड पेपर का आप लोगों का जो है 9 मॉडल पेपर में हमने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। जो बच्चे अगर सेकंड पेपर का मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए 9 मॉडल पेपर आप लोग वहां से देख लेंगे। वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है स्टूडेंट। और एक 10वां मॉडल पेपर आपका जो है एग्जाम के पहले हम आप लोगों को दे देंगे। आज देखिए आप लोगों का पार्ट 7 है। इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम लिंक दिए हैं स्टूडेंट, वहां पे क्लिक करके आप अपने 6 पार्ट के यानी 6 मॉडल पेपर आप लोग वहां से जो है तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों का ये कलेक्शन है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा कि आहार विशेषज्ञ की क्या भूमिका होती है। ठीक है, जो डाइटेशियन होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ये आप लोगों का प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तव में आहार विशेषज्ञ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और विविध प्रकार की होती है। उसे प्रत्येक रोग के रोगी की जगह स्वयं को मानकर विचार विमर्श के पश्चात आहार नियोजन करना पड़ता है। उसे आहार का आयोजन तभी सफल माना जाएगा, उस आहार को यहाँ पर, ठीक है, उस आहार का आयोजन तभी सफल माना जाएगा जब रोगी उसे, ठीक है। देखिए, तो जो आहार विशेषज्ञ है यानी डाइटेशियन जो होता है, तो उनका कार्य क्या होता है? तो वह मतलब अपने आप को जो है रोगी व्यक्ति के स्थान पर रखकर जो है आहार नियोजन का मतलब निर्माण करता है। और वह आहार नियोजन तभी सफल हो सकता है जब रोगी व्यक्ति क्या करे? स्वेच्छापूर्वक उपयोग करने का अभ्यास कर ले। ठीक है, मतलब उसको कोई मतलब हिचकिचाहट ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो उसका ऑब्जेक्शन ना करे, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं अपनी इच्छा से उसे स्वीकार कर ले। दूसरा क्या है आपका? रोगी को इस आहार द्वारा तृप्ति की अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है, रोगी को क्या है? इस आहार के द्वारा जो है तृप्ति की अनुभूति जो है होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? रोगी पर कोई भी अतिरिक्त तनाव या आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पड़ना चाहिए। फिर क्या है? रोग अवस्था में उचित समय में सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो खान पान हम दे रहे हैं उससे क्या है, रोगी की अवस्था में जो है सुधार नहीं हो रहा है। तो हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए जो कि रोगी की अवस्था में क्या है, सुधार ला सके। फिर क्या? रोगी व्यक्ति का इतिहास जानना, जैसे ठीक है क्या कौन कौन सा इतिहास है उसके बारे में जो है जानना चाहिए। आइए देखिए क्या है, 5वां पॉइंट क्या है, एक मिनट। हाँ देखिए, रोगी व्यक्ति का इतिहास जानना, जैसे उम्र, घर में किन किन लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हैं, ताकि आनुवंशिक रोगों का पता चल सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलाज खाना आहार का आयोजन कर दिए और लेकिन उसके बारे में क्या है, रोगी के जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसकी उम्र क्या है, उसके उम्र के अनुसार जो है उसका आहार, उसके घर में कौन कौन लोग जो है किन किन बीमारियों से ग्रसित हैं, या जो ये बीमारी आई है तो क्या इस रोगी को पहली बार आई, क्या इससे पहले जो है उसके पूर्वजों में यानी दादा दादी में देखा गया था। ये सब की क्या है जानकारी जो है डाइटिशियन के पास होना चाहिए। फिर क्या? रोग की अवस्था में आहार में परिवर्तन करते समय आहार का रूप आकर्षक हो, जैसे तरल, ठोस आहार आदि। जो भी आहार हम दे रहे हैं उसका क्या हो, रूप आकर्षक होगा, तभी क्या है रोगी उसको मन से खाएगा। फिर क्या है? रोगी को मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा पचाने की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए।
यानी जो भी आहार हो उसमें क्या होना चाहिए, वह रोगी जो है आसानी से उसको ग्रहण कर सके और जो उसकी पाचन जो शक्ति है वो अच्छा होना चाहिए। इसका भी क्या डाइटिशियन को ध्यान देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है कि भोजन का स्वरूप मनमोहक व आकर्षक होना चाहिए। ठीक है। 8वां पॉइंट क्या, परिवर्तित आहार के सेवन से रोगी को तृप्ति एवं संतुष्टि मिल सके ऐसा आहार जो है बनाना चाहिए। 9वां पॉइंट क्या है, रोगी की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, यदि रोगी गरीब परिवार का है तो उसके आहार अत्यधिक महंगे नहीं होने चाहिए। तो ये भी बात सही है कि अगर रोगी की आर्थिक स्थिति गरीब है, वो गरीब परिवार का है, तो अगर उसको रोज रोज ये कहा जाए कि नहीं आप जो है ताज़ा पनीर खाइए, अंडा खाइए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी हफ्ते में एक दिन जो है उसको हम ये डाइट प्लान जो है एक डाइटिशियन करके दे सकता है कि आपको अपने भोजन में ताज़ा पनीर भी लेना है, अंडा भी लेना है, ताकि वो क्या हफ्ते में एक दिन अगर खाने को रहेगा तो वो जो है उसके माता पिता या रोगी खुद उसकी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि उसको क्या है सही होना है। ठीक है। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या करा, उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य बताइए, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए उपचारात्मक पोषण के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है, आपका पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। ठीक है, यानी जो न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है वो अच्छे जगह से मिले, अच्छी उसकी क्वालिटी हो। फिर क्या है, रोगी की शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक दशा तथा रोग के लक्षण को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना। तो ये चीज़ भी उसको भी मतलब ये भी आपका उद्देश्य होता है कि रोगी की शारीरिक दशा, यानी वो कैसा है, शारीरिक में कमज़ोर है कि मोटा है कि पतला है, ये सब क्या है सब मतलब एक डाइटिशियन को देखना पड़ता है। फिर रोग की स्थिति क्या है, यानी कौन सी बीमारी है, और उसकी आर्थिक दशा क्या है, अगर महंगे अगर उसके खान पान में हम शामिल करते थे क्या वह मतलब वह सर्वाइव कर पाएगा। फिर क्या रोग के लक्षण भी क्या है उसको भी ध्यान में रखकर क्या है आहार नियोजन किया जाता है। फिर क्या है, रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों की ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना। यानी रोग की अवस्था के दौरान जो भी चयापचय की जो क्षमता होती है और भोज्य पदार्थ जो हम शामिल कर रहे हैं उसमें जो है उसका मतलब कैसे कितना अमाउंट होना चाहिए, इस बात का भी क्या है ध्यान दिया जाता है। फिर क्या, शरीर को पर्याप्त मात्रा में विश्राम देना। रोगी को जो है बहुत जो है उसको ज़्यादा टहलना वहलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जैसा रोग है उसके अनुसार क्या है उसको जो है आराम करना चाहिए। फिर क्या, शारीरिक वजन के अनुसार आहार नियोजन करना। तो शारीरिक वजन यानी अगर मोटापा है तो उसको जो है उस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और वसा की जो मात्रा है वो कम लेनी चाहिए। प्रोटीन जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो एनर्जी लेना है वो क्या है प्रोटीन से ले, कार्बोहाइड्रेट और वसा से न ले। ठीक है, ये सारे जो है इतने क्या आपके उद्देश्य थे। अब आइए देखिए, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि उपचारात्मक पोषण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो देखिए बक्सी के अनुसार क्या है उपचारात्मक पोषण, तो वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उपचारार्थ भोजन कहलाता है। ठीक है, वह भोजन जो क्या है रोग से छुटकारा पाने में सहायक होता है और रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं उपचारार्थ भोजन जो है कहते हैं। फिर देखिए, उपचारात्मक पोषण विज्ञान एवं कला का सम्मिलित रूप है। ठीक है, उपचारात्मक पोषण क्या है, उपचारात्मक पोषण जो है वो विज्ञान और कला का क्या है सम्मिलित रूप है, जिसमें रोगी व्यक्ति के विभिन्न आर्थिक स्तर, रोग की स्थिति, शारीरिक मांग और रोग के लक्षण के आधार पर पोषण तथा व्यवस्था संबंधित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भोजन जो है दिया जाता है। यही क्या है आपका उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत आता है। देखिए, चाहे आप ऊपर वाला परिभाषा लिख लीजिए, चाहे ये सामान्य परिभाषा लिख लीजिए, या फिर इसको भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 3 हम परिभाषा आप लोगों को हम दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रोगावस्था में जब आहार द्वारा उपचार होने से व्यक्ति रोग से शीघ्र मुक्ति पा जाता है या रोग पर अपेक्षित सुधार एवं नियंत्रण होता है, तब आहार शास्त्र को उपचारात्मक शास्त्र और इस विज्ञान को उपचारात्मक पोषण कहते हैं। आहार शास्त्र सामान्य आहार का ही गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतरण होता है। तो ये चीज़ आप लोग जिसे ध्यान दीजिए,
ये तीनों परिभाषा आप जो है वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि जो आहार विज्ञान का जो उपचारात्मक पोषण है वो कैसे होता है। तो आप इस तरह से आप वहाँ पे दे सकते हैं। तीनों परिभाषा में से कोई एक परिभाषा भी आप अति लघु में लिख लेंगे। अब देखिए आज का जो सेशन है, जैसे कल तक हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए और आज जो है ये आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों हमने यहाँ पर सम्मिलित कर दिया है। ये देखिए 7 मॉडल पेपर में आप लोगों का हम होल सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं। अब कल से जो है आप लोगों के जो छोटे भाई बहन हैं उनका डिमांड आ रहा है कि माइनर सब्जेक्ट मतलब मैम चलाइए। तो अब जो है कल से क्लास जो है आप लोगों की क्लास अब नहीं लगेगी। कल से जो है क्लास जो है माइनर सब्जेक्ट की लगेगी स्टूडेंट, ठीक है। ये 7 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और जैसे ही एग्ज़ाम और नज़दीक आ जाता है, मान लीजिए कब है पेपर आप लोग का 19 तारीख को है, तो 16-17 में एक और हम मॉडल पेपर और दे देंगे। और ये 7 और एक वो 8 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो आइए देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रोग की अवस्था में आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा को रोग एवं स्वस्थ अवस्था में ज्ञात करना सहज संभव है। देखिए जो वैज्ञानिक परीक्षण यानी जो साइंटिफिक टेस्टिंग जो होती है पोषक तत्वों की, तो वो मतलब आपकी जो है रोग और स्वस्थ अवस्था में ज्ञात करना सहज है, लेकिन उसे विभिन्न परिस्थितियों के सम्मुख प्राप्त करना क्या होता है, जटिल होता है। रोग की अवस्था में आहार आयोजन पर निम्न प्रमुख कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। तो जैसे देखिए कोई भी रोग है तो उसका लक्षण है, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ तो ये क्या है, जटिल परिस्थितियां हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, रोग को जानना जो है, रोग का जानकर और उसको आहार जो है आहार नियोजन करना, ये थोड़ा सा क्या होता है, कठिन परिस्थिति हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि कभी कभी ये क्या है, रोग की अवस्था में, ठीक है, रोग की अवस्था में आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा, तब हम ये बताएंगे। और वहीं पे क्या है, आपको आ सकता है कि आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो उसमें आप देखिए उस कारक में सिर्फ अगर इसको पूछता है, सिर्फ इतना से, ठीक है, याद रखिएगा, इतने से अगर पूछता है तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर आप लिंग लिख सकते हैं, ठीक है। पहला कारक आपका लिंग हो जाएगा, दूसरा कारक आपका गरीबी हो जाएगा या आर्थिक स्थिति हो जाएगा, तीसरा कारक आपका जो हो जाएगा, जो हम ये आपको आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक जो यहाँ पर पढ़ाएं, आपका जो होगा अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये आप लोगों को हम वहाँ पर एक क्लास में हमने दिया है पहले, इसके पहले जो लास्ट ईयर में जो क्लास था तो उसमें हम बताएं। लेकिन अब क्या यहाँ पर रोग अवस्था में अगर दे देगा तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो कारक है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या सामाजिक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, आर्थिक कारक है और सांस्कृतिक कारक है, ठीक है। 4 प्रकार के कारक कब है, आप रोग की अवस्था में जब आहार नियोजन कर रहे हैं उस समय है। तो अब आइए देखिए एक एक कारक को हम देख लेते हैं। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोग अवस्था में या उपचारात्मक पोषण के दौरान जो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो आप ये चारों का नाम लिख देंगे अति लघु में, तो आपका हो गया। अगर यही आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो इसको आपको कैसे लिखना है ये देखिए। तो अब चारों एक जगह लिख दिए, फिर क्या करेंगे, आप चारों को जो है बारी बारी से डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए रोग की स्थिति में रोगी कई सामाजिक कार्य जैसे शादी हुआ, जन्मदिन हुआ, मृत्यु हो गया, पर्व हो गया, त्यौहार हो गया, पुण्यतिथि और अन्य समारोहों में भाग नहीं ले सकता है, और नहीं वह मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के यहाँ आ जा सकता है, जिससे वह एकाकीपन का अनुभव करने लगता है। रोगी, ठीक है, रोगी यदि स्वभाव बात समुदाय में रहने में प्रसन्नता का अनुभव करता है, रोगी है जो यदि स्वभाव से बात समुदाय में, ठीक है, समुदाय में प्रसन्नता का अनुभव करता है, तो रोग की स्थिति में वह सबसे मिलना जुलना, बाहर आना जाना, ठीक है, मिलना जुलना के बीच में डैश रहेगा, बाहर आना जाना, ठीक है, खाना पीना, ठीक है, घूमना फिरना, गाना आदि सभी सामाजिक कार्यों में भाग लेने का प्रयास करेगा, जिससे रोगी की कैलोरी संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि होगी, ऊतकों की टूट फूट अधिक होगी, पाचन क्रिया जो है प्रभावित होगी,
और क्या है, चयापचय में असंतुलन आ जाएगा। नींद तथा विश्राम पूर्ण रूप से प्राप्त न होने के कारण रोगी जो है उपचार की समस्त प्रक्रियाओं का जो है लाभ जो है नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कैसे सामाजिक कारक जो है प्रभावित करता है, ये इसको हम समझते हैं। तो देखिए, कोई भी रोगी है, अगर वो शादी, विवाह, जन्मदिन या किसी की मृत्यु हो गई या कोई त्यौहार हो गया या किसी की पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो अगर ऐसे सामाजिक कार्यों में अगर वो भाग लेता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो भी खाना बनेगा जिसमें आपकी हाई कैलोरी होगी, हाई प्रोटीन होगी, हाई वसा होगी, ये सब क्या, सबका उच्च मात्रा रहेगा। तो वहाँ पर अगर उस समुदाय की वजह से वो वहाँ पर खान पान अगर रखता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझिए कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है और वो सामाजिक कार्यों में भाग लिया और वहाँ के बने हुए खाने को खा लिया, तो क्या उसका टाइफाइड सही हो जाएगा? क्योंकि टाइफाइड में हम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपका इंटेस्टाइन ही प्रभावित होता है। तो इंटेस्टाइन जो है खाना तो पचा नहीं पाएगा, पूरी तो पचा नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, उस रोगी को वोमिटिंग हो जाएगी और जहाँ उसका टाइफाइड थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, वही टाइफाइड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीवर और इंटेस्टाइन का जो कार्यभार है वो अधिक हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रोगी है उसके मतलब उसकी अवस्था को ध्यान में देखते हुए, और अब मान लीजिए रोगी जो है बात करने वाला, समाज में उठने बैठने वाला है, बाहर आने जाने वाला है, तो देखिए रोग की अवस्था में जैसे टाइफाइड में ज़्यादा वो चल नहीं सकता, ज़्यादा वो टहल नहीं सकता, ज़्यादा वो कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो अगर लेता है सामाजिक में, तो वहाँ पे उसका रोग ठीक होने के बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सामाजिक कार्य में भी क्या है, रोगी जो है वहाँ पे जाकर अपना बातचीत नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मनोवैज्ञानिक कारक क्या है। रोग की स्थिति में रोगी की मनोदशा प्रभावित होती है। रोग की तीव्रता, रोग की अवधि, परिवार के अन्य लोगों का रोग तथा रोगी के प्रति दृष्टिकोण रोगी को या तो शीघ्र ठीक करने हेतु प्रेरित करता है या इसके विपरीत प्रभाव डालता है। लंबे समय तक चलने वाले रोग या अत्यधिक तकलीफ, कष्ट देने वाले रोग, संक्रमण एवं संपर्क रोग, बिस्तर से ना उठ बैठ पाने वाले रोग में न तो प्राय रोगी की मनोदशा अत्यधिक भयानक हो जाती है। तो देखिए, कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए लंबे समय तक बीमार चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक समय के लिए क्या होता है, उसके मन में उबाऊपन आ जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि काश हम ठीक रहते तो हम ये काम कर सकते हैं। आज हमारे बीमार होने की वजह से क्या है, मेरा पूरा परिवार जो है डिस्टर्ब होता है। याद रखिएगा फ्रेंड कि किसी के व्यक्ति के घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो और हॉस्पिटलाइज हो जाए, में क्या है, सिर्फ वो अकेला रोगी ही सरवाइव नहीं करता, पूरी फैमिली उसके साथ साथ सरवाइव करती है। उसको समय से खाना पहुंचाना, अस्पताल के चक्कर लगा, क्या सब कहीं ना कहीं जो है रोगी के साथ साथ पूरा परिवार जो है होता है। तो इसलिए रोगी जो है किसी को भी भगवान ऐसी बीमारी न दे कि जिससे क्या पूरा परिवार जो है बिखर कर रह जाए। और ऐसी स्थिति में जो मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब क्या हो कि रोगी न चाहते हुए ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि काश वो ठीक हो जाता, तो उसके परिवार के लोग जो हैं इतना जो है संघर्ष नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो है घर की अगर आर्थिक स्थिति खराब है और पैसा ज़्यादा लग रहा है, माँ बाप कर्ज लेकर अपने जान तो सभी की कीमती होती है अपने बच्चे का, क्योंकि वो भी परिवार का एक सदस्य है, तो उसको ठीक करना जो है परिवार के मुखिया का जिम्मेदारी हो जाता है। तो बेटा भी हो या बेटी भी हो, तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश मैं ठीक हो जाता तो मेरे पापा को इतना कर्ज नहीं लेना पड़ता। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कारक की तरफ प्रभावित करती हैं। अब आइए देखिए आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या, किसी भी प्रकार के रोग में रोगी तथा उसके परिवार को अत्यधिक आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। डॉक्टर को दिखाना, ठीक है, रक्त की जांच, एक्सरे, दवाइयाँ आदि खरीदना महंगा पड़ता है। भारत जैसे गरीब तथा अज्ञानता की परिसीमा
तथा जनसंख्या वृद्धि वाले देश में मानव जीवन का मूल्य बहुत कम रह गया है। स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाला व्यय भार मालूम पड़ता है। तो ये देखिए, ये बात सही है। लोग सोचते हैं ना कि मतलब हम बढ़िया खा लें, बढ़िया पहन लें, लेकिन बीमारी के नाम पर जो है देखते हैं आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी की वजह से या जागरूकता की कमी की वजह से क्या करते, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं दिखाना चाहते। सोचते हैं कि नहीं, डॉक्टरी फीस अधिक लगेगी, जांच होगा, तो क्या करते हैं, लोकल डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, लोकल डॉक्टर से उनकी बीमारियां जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। फिर वही लास्ट में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जाकर बढ़िया डॉक्टर दिखाएंगे, तो जहाँ पर 1 रुपया खर्च हो रहा था वहाँ क्या है, 4 रुपया खर्च। तो लोग क्या, स्वास्थ्य के प्रति जो है मतलब अवेयर नहीं है, और अपना खान पान भी उतने अच्छे से वो लोग नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रत्येक रोगी यद्यपि परिवार का एक सदस्य है और उसका परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, किंतु रोग अवस्था में दवाई, डॉक्टरी जांच, नर्स, खाना, अस्पताल का खर्च, अस्पताल का चक्कर आदि पर खर्च होने वाली की कोई सीमा नहीं होती है। लोग क्या करते, कई बार जो है कर्जा लेकर, उधार लेकर या मांग कर जो है उस व्यक्ति का इलाज कराते हैं। रोगी को इस सब का जो है एहसास होता है। देखिए, हमने अभी बताया ना कि रोगी ये सब चीज़ बातों को सोचता है कि काश वो ठीक रहता तो इतना पैसा नहीं लगता, माता पिता को उधार नहीं लेना पड़ता। क्यों उधार लेते, क्योंकि हर रोगी कहीं ना कहीं किसी परिवार का वो सदस्य होता है, कहीं कोई मुखिया हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो एक दूसरे का केयरिंग करना जो है हमारा जो है उत्तरदायित्व बन जाता है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कारक हमारा क्या है, सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार बाजार हाट करना, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अनुसार बाजार हाट करना, अधिक मेहनत का कार्य करना, ठीक है, पुरुषों का कार्य माना जाता है। घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, स्वच्छता, घर की और बच्चों की देखभाल और गृह व्यवस्था संबंधित कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या था, पहले क्या था, बाजार हाट, ठीक है, ये सब करना जो होता था वो पुरुषों का कार्य माना जाता था। और घर में अंदर जो काम होता था, खाना पीना बनाना, ठीक है, घर की साफ सफाई रखना, बच्चों को पालना, माता पिता का ध्यान रखना, ये सब क्या था, सब महिलाओं का कार्य था। लेकिन आज क्या है, आज देखिए, बाजार हाट करने के लिए क्या है, बाजार हाट का मतलब जिसको हम आज क्या कहते हैं, शॉपिंग कहते हैं। तो अब क्या है, अब आप लोग क्या है, कोई भी इस समय खाना बनाना चाहता है, सब सोचता है कि नहीं, खाना ना बनाना पड़े, बाकी सब कुछ रहे। शॉपिंग के नाम पर सब लोग तैयार, कोई थकेगा नहीं। लेकिन अगर खाना बनाने के लिए कह दिया जाए तो सबको सर दर्द कर रहा है, तो चक्कर आ रहा है, क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, देखते हैं। और शॉपिंग के तो अब क्या है, मर्द आ गया, लेकिन आज क्या है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतलब हिस्सा ले रही हैं। उनको हर चीज़ हर 10 दिन पे क्या है, शॉपिंग चाहिए। शॉपिंग कराने वाला पति मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं कराने वाला मिल गया तो भाई ज़िंदगी भर कहीं कोसेंगे, ऐसा शादी हो गया, ऐसा शादी हो गया, शॉपिंग नहीं करने, कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाते, दुनिया भर का ये सब चीज़ें होता रहता है। देखो भाई, अपने दिल पर मत लेना, ठीक है। फिर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में पुत्र ही पिता को अग्नि देगा, पिता द्वारा पुत्री का कन्यादान किया जाएगा। तो ये सब क्या, सब आपका देखिए भारतीय संस्कृति में ये सब चलता रहा। फिर मामा शादी में उपस्थित रहेगा, भाई बहन को जो है ससुराल छोड़ने और ले जाएगा, और दादा नाना आदि के आशीर्वाद से अमुक कार्य होगा। तो देखिए, ये सब भी बात है। भाई को क्या है, भाई बहन में जो रिश्ता होता है उसमें क्या, भाई जो है बहन को ससुराल छोड़ता है, फिर ससुराल से मायके लाने की जिम्मेदारी जो है भाई की हो जाती है। मामा जो है शादी में उपस्थित इसलिए रहेगा क्योंकि जो भी कार्य प्रयोजन है उसमें इमली घोटाना जैसे ऐसे बहुत सारे रस्में होती हैं जहाँ क्या है, मामा और मामी का मतलब उपस्थित होना जो, तो ये सब क्या, सब हमारी संस्कृति है। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है आपके आहार में जो है प्रभावित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्ति रोग की अवस्था में जब उपयुक्त विशेष कार्य नहीं कर पाता है अथवा कार्य के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो समाज उसे तथा वह स्वयं को नीच समझने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब कार्य क्या है, सब कार्य में अगर व्यक्ति तो समाज क्या है उसको गलत नज़रिए से देखता है, कहता है ना। देखिए हमारा समाज है, समाज में क्या है, अगर कोई बीमार है
तो कहेंगे क्या भैया 2 मिनट के लिए आ नहीं सकते थे, खाली खड़े हो गए होते, सोए रहते, अपना कुछ नहीं करना था यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें क्या, लेकिन उस रोगी की स्थिति को भी देखना जरूरी। आप फंक्शन कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वहाँ पे जो है शोरगुल भी क्या करेगा, एक रोगी को परेशान ही करेगा। तो हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि 2 मिनट के लिए आ जाते, सिर्फ खड़े ही हो जाते तो भी हमारे दरवाजे का सामान हो जाता। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि वो जिस अवस्था में है पहले उसकी स्थिति को आप समझिए। और जिससे क्या होता है, अगर ये मैसेज उस रोगी तक जाता है कि आपको बस इतना ही कहते खड़ा ही होना था, खाली उपस्थित हो गए होते, तब वो हमारे घर समाज का जो है मान सम्मान बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो रोगी क्या है, अपने मन में सोचने लगता है कि काश मैं चला जाता। तो ऐसे क्या उसके मन में जो है हीन भावना आने लगती है। ठीक है, अपूर्ण तथा अयोग्य होगा यहाँ पर। ठीक है, अपूर्ण तथा अयोग्य के समझता है। ठीक है, अपने आप को क्या अपूर्ण तथा अयोग्य समझता है, जिससे कि उसके जीवन के प्रति धारणा, दृष्टिकोण आदि सभी क्या है जो है प्रभावित होती हैं। ये क्या है आपका जो है कारक था स्टूडेंट। ठीक है, कारक था ये संस्कृत का। ये देखिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आप लोगों को काम आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक के अपना जो है इसको लिख लीजिएगा। अब आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका कि नरम आहार क्या है। नरम आहार को हम क्या बोलते हैं, कोमल आहार भी बोलते हैं। ठीक है, नरम आहार को हम क्या बोलते हैं, आपको नरम आहार या कोमल आहार आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी विशेषताओं को बताइए तथा नरम आहार में सम्मिलित होने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो रोगी आसानी से भोजन चबाने में असमर्थ रहते हैं, आंतों एवं आमाशय से संबंधित रोगों, पाचन संबंधित रोगों, तीव्र संक्रामक रोगों में और ऑपरेशन के पश्चात कोमल तथा मुलायम आहार दिया जाता है। तो देखिए इतने सारे कोमल आहार या तरल आहार कब देते हैं, तो याद रखिएगा कि जो रोगी जो होते हैं भोजन को चबाने में असमर्थ होते हैं, और जिनको जो है आंत संबंधित और आमाशय संबंधित रोग होते हैं, या पाचन संबंधित रोग होते हैं, या किसी संक्रामक बीमारी से वो ग्रसित हैं, या और जिनका ऑपरेशन हुआ, तो ऐसे स्थिति में क्या है जो रोगी होते हैं उनको जो है खान पान में क्या दिया जाता है, कोमल आहार दिया जाता है या नरम आहार दिया जाता है। फिर क्या, जब खाने व पचाने में यांत्रिक सरलता की आवश्यकता होती है तब कोमल आहार प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के भोजन के अंतर्गत क्या है, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ की मात्रा कम की जाती है और भोज्य को अच्छी प्रकार से पकाकर मुलायम किया जाता है। ठीक है, फिर क्या, कोमल आहार कम अवशेष देने वाला आहार होता है। ठीक है, अवशेष देने वाला आहार मतलब इसमें क्या है, इसमें जो है फाइबर कम पाए जाते हैं, जिससे कि भोजन जो है आसानी से पक जाए। फिर ऐसे रोगी जिनके दांत ना हो, कम दांत हों अथवा कृत्रिम दांत ठीक से ना बैठते हों, उनके लिए यह आहार उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा कि जो है नरम आहार कोमल आहार किनके लिए होता है, जिनके दांत न हो, ठीक है, कम दांत हों या कृत्रिम दांत जैसे नकली दांत जो लगवाते हैं उनके लिए जो है ये आहार दिया जाता है। अब देखिए आइए कोमल आहार की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह आहार सरल होता है, मतलब बनाना सरल होता है। यह आहार कोमल होता है। इस आहार में रेशे की मात्रा, सुगंध एवं मसाले कम प्रयुक्त किए जाते हैं। यह आहार सरलता पूर्वक पाचनशील होता है। यहाँ पे सेल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा पाचनशील होता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से आहार कोमल हो जाता है। फिर क्या है, इस आहार में अदरक, मेथी, लाल तथा काली मिर्च का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। तो यहाँ ये क्या है आपकी विशेषताएं होगी, ये पांचों विशेषताएं अच्छे से आप याद ध्यान दें। अब देखिए नरम आहार या कोमल आहार में कौन कौन से भोजन को शामिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दूध हो गया, मट्ठा हो गया, अंडा हो गया, तरल अवस्था में नहीं चाहिए, यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं, उसको बॉयल करके पी सकते हैं। पनीर क्या है, आपको ताज़ा पनीर खाना है। ठीक है, चावल क्या होता है, भली भांति जो है पका होना चाहिए, यानी गला हुआ चावल ले सकते हैं। दाल है, ठीक है, डबल रोटी और ताज़ी एवं मुलायम होनी चाहिए। दलिया, खिचड़ी, हलवा, कस्टर्ड, खीर इत्यादि को हम शामिल कर सकते हैं। पकी हुई और ये देखिए खुजली कहाँ से हो गया जी,
पकी हुई और सब्जियां, ठीक है, पकी और सब्जियां जो है ले सकते हैं, गली हुई सब्जियां, पकी और गली सब्जियों को ले सकते हैं, खुजली हुई सब्जियां नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या, केले और अंगूर मसला हुआ चाहिए। फिर क्या है, सूप तथा अन्य सभी पेय पदार्थ चाहिए, ठीक है। खुजली हुई सब्जियों से क्या याद आ गया, आप लोग को भी याद आ गया होगा, 3 इडियट मूवीज में था ना ये चीज़ें। तो देखिए, पकी और गली हुई सब्जियां यहाँ पर होना चाहिए था, खुजली यहाँ पे ले लिया, ये गली हुई सब्जियां, ठीक है। पकी और गली हुई सब्जियों का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है कि कोमल आहार बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत दलिया होती हैं, खिचड़ी होती है, ब्रेड, मुलायम रोटी, घुटी हुई दालों का प्रयोग करना चाहिए। घुटी हुई दालों का मतलब क्या है कि एकदम गली हुई दाल। घुटी शब्द किसके लिए उपयोग होता है, गली हुई दाल के लिए। फिर क्या, मांस को एकदम महीन टुकड़ों और पीसे हुए रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे पकाते समय पूर्ण रूप से वह गल जाए। फिर क्या है, कच्ची सब्जियों में टमाटर बारीक काट कर, सलाद के पत्ता गोभी कद्दूकस करके जो है दी जानी चाहिए। फिर क्या है, सब्जियों को कद्दूकस अथवा बारीक बारीक काट कर पकाना चाहिए, और आलू को भी उबालने के बाद मसल कर देना चाहिए। फिर क्या है, आपका पके हुए फलों में केला, सेव, संतरा आदि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर क्या है, आपका केक, बिस्किट, खीर, कस्टर्ड आदि भी जो है दिए जा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कोमल आहार बनाते समय जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बातें जो है वहाँ पर हम ध्यान रखकर जो है कोमल आहार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, तरल आहार क्या होता है। तो आइए देखिए, जब रोगावस्था के कारण रोगी ठीक प्रकार से ठोस आहार या पदार्थ का सेवन नहीं कर पाता है, तो उसे तरल आहार देने की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा के तुरंत बाद भी तरल आहार दिया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार का आहार डायरिया, पेचिश, मुंह, गले और पाचन नली में घाव होने पर, संक्रामक रोगों तथा ऑपरेशन के बाद दिया जाता है। इसमें एक फीड से दूसरे फीड के बीच केवल 2 घंटे का अंतर रखना चाहिए। इसमें रेशे रहित कोमल प्रकृति के खाद्य पदार्थों को तरल रूप में जो है दिया जाता है। तो अब याद रखिएगा कि जो तरल आहार जो देते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो आहार दिया जाता है, तो उस आहार में जो कितने घंटे का अंतर होना चाहिए, तो कम से कम जो है 2 घंटे का। फीड का मतलब क्या हुआ, भोजन हम जो दे रहे हैं, 2 घंटे पहले जो हमने भोजन दिया, फिर 2 घंटे बाद जो भोजन दे रहे हैं, तो उसमें अंतर, ठीक है। अब आइए देखिए, बात करते हैं हम ठोस आहार या सामान्य आहार क्या होता है। तो इससे पहले देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि आज ये पार्ट जो 7 है आपका, ये आपका लास्ट पार्ट हो गया। कल से जो है जितने बच्चे हमारे माइनर के होंगे, तो उनकी क्लास जो है हम माइनर का क्लास कल से लगाएंगे। माइनर और को करिकुलर, यही 2 क्लास अब जो है आप लोगों का चलेगा। माइनर में कोशिश है कि मेरी सब सब्जेक्ट हम आप लोगों के छोटे भाई बहन को माइनर का सारा सब्जेक्ट को हम दे दें, और को करिकुलर की भी 1-2 क्लास आप लोगों को हम दे देंगे। तो अगर आप लोग जो है जानते हैं, तो ये चैनल जो है उनको आप दे दीजिए, ताकि वो भी मतलब अपनी तैयारी जो है घर बैठे बैठे कर सके। अब माइनर के साथ साथ आपकी जो छोटी बहनें हैं, उनका भी 4th सेमेस्टर का हम होम साइंस का भी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। उनका 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर जो बच्चे हैं, उनका भी होम साइंस का हम मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आज आप लोगों का जो है 7 मॉडल पेपर, ये आखिरी मॉडल पेपर है। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप लोगों के एक मॉडल पेपर हम और दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये 7 आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। अब आइए देखिए, ठोस या सामान्य आहार क्या होता है। तो सामान्य आहार ठोस तथा तरल पदार्थ का मिश्रण होता है। इसमें मिर्च मसाले कम मात्रा में होते हैं तथा इसको इस प्रकार पकाया जाता है जिससे कि पौष्टिक तत्व नष्ट न होने पाए। इस प्रकार का भोजन ऐसे रोगियों को दिया जाता है जो अपने मुंह में भोजन को आसानी से चबा सकते हैं, जिन्हें पाचन तंत्र से संबंधित कोई रोग ना हो। स्वास्थ्य लाभ के समय या लंबी अवधि के रोग के पश्चात इस प्रकार का आहार जो है रोगी को जो है दिया जा सकता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यह आप लोगों का आज जो है
आखिरी मॉडल पेपर था। पार्ट 7 जो है आपका आखिरी मॉडल पेपर था। आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर का जो है 9 मॉडल पेपर ने हमने कंप्लीट किया है होल सिलेबस, और ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर का जो है आप लोगों का जो है 7 मॉडल पेपर में हमने आज यानी पार्ट 7 यानी 7 मॉडल पेपर में हमने ये कंप्लीट कर दिया। उसके साथ साथ आप लोग जो है को करिकुलर की भी क्लास आप लोग इस चैनल पर अपने ज़रिए देख सकते हैं। हाँ, और तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे अब बता रहे हैं आपके जो जूनियर हैं उनका जो है क्लास जो है कल से चलेगा, माइनर सब्जेक्ट या को करिकुलर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हम उनको चलाएंगे। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट, इतनी गर्मी का समय है, देखिए पसीना हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए हम सब कुछ मतलब फ़ैन वन सब ऑफ करके आप लोगों का वीडियो हम बनाते हैं ताकि आपको समय से मिल जाए। तो ये आप लोगों का जो है पार्ट 7 जो है आखिरी पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम आपको जो है एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले एक मॉडल पेपर और दे देंगे, तब आप अपना तैयारी जो अच्छे से जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का और लिंक देंगे, आप लोग वहां से जाकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।